यार मैं तब बड़ा हेल्पलेस होता हूँ, मैं समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ और किस तरह इससे निकलूँ। मैंने क्या किया ऐसा? खैर वो सरफराज चौधरी कहते हैं कि इसको ले जाओ, इसकी तरीके से तफ्तीश करो। जबकि मैं डे 1 को आया हूँ, मैं सब कुछ, मोबाइल का पासवर्ड, मैंने लैपटॉप के पासवर्ड, मैंने जीमेल के पासवर्ड, मैंने एक चीज़ नहीं छोड़ी। मुझे आज जितने ऑफिसर्स थे वहाँ पे, मुझे एक ऑफिसर आके दिखा दे, बता दे कि डक्की भाई ने हमें ये चीज़ नहीं थी दी, इसलिए हमने मारा है। वो तफ्तीश के अंदर इस जगह कोऑपरेट नहीं था कर रहा, इसलिए हमने मारा है। तारीख गवाह है कि जो बंदे दिल के सच्चे होते हैं अल्लाह भी उनका ही साथ देता है। ये बंदा सच्ची में यार दिल का अच्छा बंदा है, दिल का मासूम है। तला के साथ जो हुआ था मसला, तला रयूज के साथ, तब भी इसने जाके उसके घर पे माजरत की, उसके साथ पॉडकास्ट किया, सारा मसला क्लैरिफाई किया। अच्छा बंदा है यार डक्की भाई। मुझे एक बंदा आके दिखा दे यार। मेरा 23 मिनट का रिमांड लिया मैंने, पहले 23 मिनट के अंदर उनको सब कुछ दिया। मुझे ऊपर ले गए, मेरे से एक बंदा मिलने आया हुआ था, जावा फूड्स, मेरा एक जानने वाला है जिसने हमारे घर में, जब हमारे घर में दावत थी तो उसकी केटरिंग की थी। अब क्योंकि मुझे फ्रेश मार के ऊपर लेके गए थे, मेरी आंखों में आंसू थे, तो वो जब मिलने आया हुआ था वो अचानक अपनी सीट से खड़ा हुआ और उसने मेरी तरफ देखा कि क्या हुआ है। मैंने कहा कि यार मैं इनके साथ पूरी तरह कोऑपरेट कर रहा हूँ, वो फिर भी मुझे मारी जा रहे हैं, मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। तो अगर आपकी यहाँ पे किसी ऑफिसर से बातचीत है, आप उनसे काइंडली रिक्वेस्ट करें कि यार मुझे मारे कम। बंदे की सादगी चेक करो यार। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे मारो नहीं, वो ये कह रहा है कि मुझे मारो कम। या मुझे तब मारे जब मैं आपको कुछ छुपा रहा हूँ या आपको कुछ गलत बता रहा हूँ, तब मार लें, लेकिन मुझे मारे कम। वो बड़ा परेशान हुआ, वो बाहर चला गया, कुछ खाने को मेरे लिए लेके आया था, पिज़्ज़ा या कोई बर्गर लेके आया था। बाहर जाके मुझे नहीं पता कि उनके जानने वाले थे जुनैद सलीम जो एंकर हैं, उन्होंने कहीं उनको बात बता दी। जुनैद सलीम साहब ने जो है वो अपने पॉडकास्ट के अंदर इसका जिक्र कर दिया कि मेरा एक जानने वाला वहाँ पे गया तो डक्की भाई इस हालत में था। तो जुनैद सलीम साहब ने जो है वो इस चीज़ का पॉडकास्ट दे दिया। ज़ेरे हिरासत जब डक्की भाई थे तो कुछ लोग उनसे मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि आप पिज़्ज़ा खाएंगे, तो डक्की भाई जवाब में उनके पाँव पड़ गया जो उनसे मिलने आए थे, और बिलक बिलक के रोने लगा और कहने लगा पिज़्ज़ा को छोड़े, उनसे कहे मुझे मारें कम। ये नहीं कहा कि मुझे ना मारें, मगर मुझे मारें कम, बहुत मार रहे। जो फिर मेरे लिए अंदर प्रॉब्लम हुई, मुझे फिर इस बात पे डांट पड़ी कि मैं आगे बात आउट कर रहा हूँ। खैर मैंने फिर डिसाइड किया। इस बात से हमें ये पता चलता है कि कोई भी बात किसी के बारे में करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि यार कहीं हमारी ये की गई बात किसी के लिए मुश्किल ना बन जाए। ये सलीम साहब की वो कई भी बात फिर ज्यादा मसला बन गया इनके लिए। कि मैंने अब बोलना ही नहीं, मुझे जितना मर्जी मारे, मैंने किसी को नहीं बताना। मुझे हवालात में वापस बंद कर दिया इन्होंने। थप्पड़ किसने मारा था? थप्पड़ वो एहलकारों ने मारा था। थप्पड़ वाली एडिशनल डायरेक्टर ने भी मारा था, मैं आपको बताता हूँ जी। डक्की भी आगे बताएगा कि मुझे चपेड़े किसने मारी थी, और वो बेचारा एक बात कहता था कि यार मुझे मारो ना, मैं कॉपरेट तो कर रहा हूँ, मुझे मारो ना। जब इसको पेश करने लगे थे डक्की को, तो वही वो आपको बताया था कि मैं इसको थप्पड़ मार के लाया हूँ, तो वो थप्पड़ मार के लाए, वो मारते थे इसको। अब मैं आपको बताना चाहूँ कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज जो मेरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, उनका जो फ्रंट मैन था, उसको सिर्फ इस काम के लिए रखा हुआ था कि वो मेरे से पैसों की डिमांड करे। उसने तब मेरे से पूछा कि यार तू बेवकूफ है। मैंने कहा क्या हुआ है? कहता यार तेरे पीछे आने वाला कोई नहीं। मैंने कहा यार मेरी फैमिली कभी इन चक्करों में पड़ी नहीं है। तो कहता नहीं तू बेवकूफ है, तुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कह रहा हूँ, तुझे अपना मसला नहीं हल करना। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या कह रहे हैं। कहता कि तेरा कोई दोस्त पीछे आने वाला, कोई तेरा भाई, कोई तेरा आउट ऑफ कंट्री कोई दोस्त रहता हो, कोई तेरे पीछे आने वाला नहीं। मैंने कहा कि मेरी तो बातचीत ही नहीं है किसी से, तो मैं किसको क्या कहूँ। तो कहता कि ये जो तेरा आईओ है ना, सारी गेम इसके हाथ में, इसने जो लिखना तेरे साथ वही होना है, तो तू अगर इसके साथ ताउन करेगा तो तेरा मसला हल हो जाएगा। मैंने कहा मैं समझा नहीं आप। हम ये नहीं कहते कि पूरा सिस्टम ही खराब, लेकिन इस तरह की कुछ काली भेड़ें जो है वो पूरे सिस्टम को खराब करने पे लगी हुई की बात। कहता कि भाई लगता है तुझे सारा पैसा कब्र में लेके जाना है, पैसे आप फिर कमा लोगे, आप अपना मसला हल करो। मैंने कहा मैं इन चक्करों में कभी भी नहीं पड़ा, मुझे नहीं पता कि क्या पैसे कितने लगते हैं, क्या होता है, मुझे नहीं पता। आप मुझे बताओ आप क्या ना क्या चाह रहे हो। कहता कि तेरा जो मसला है ना वो 7-8 के अंदर हल हो जाएगा। पहले मुझे लगा कि कोई 7-8 लाख की बात कर रहा है कि कोई 7-8 लाख के अंदर मेरा मसला हल हो जाएगा। मैंने कहा 7-8 लाख? कहता नहीं तू लाखों में ही रही। मैंने कहा 7-8 करोड़? कहता तो और। मैंने कहा इतने तो मेरे 7-8 करोड़
पास है ही नहीं। मेरे रिसेंटली कुछ बहुत ज्यादा खर्चे हुए हैं, मैंने आगे भी बहुत सारी मेरी स्पेंडिंग है, मेरे 100 और काम है, मेरे पास नहीं है। कहता बस फिर तो इधर ही पड़ा रहा है। मुझे वहां से आइडिया हो गया कि इस बंदे का काम सिर्फ और सिर्फ मेरे से पैसे मांगना है। जब मैं एनसीसीआई की कस्टडी में था, आप लोगों ने शायद 3,26,000 USDT की बात एडिशनल डायरेक्टर के पॉडकास्ट में सुनी होगी। 3,20,25,000 USDT वो इसके डिजिटल वॉलेट में से हमने अनर्थ करके कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट कर दिए। हमने इसके डिजिटल वॉलेट में से वो अपने वॉलेट में जो सरकार का होता है उसमें अनर्थ करके प्रॉपर उसको फर्द मकबूजगी बनाकर कर दिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उन्होंने दर्जनों पॉडकास्ट देके ये बताया कि सिर्फ सरफराज चौधरी के लिए एक कमेंट में अगर आप कुछ कहना चाहें तो जरूर कह के जाइए। 3,26,000 USDT जो है वो हमने इससे बरामद कर लिए हैं। अब मैं आपको उसकी असली स्टोरी बताता हूँ कि वो क्या है। हवाला से मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जाते हैं कोई शाम के 7 बजे के करीब। आइयो मुझे कहता है कि अपना बाइनेंस का अकाउंट खोल। मैं अकाउंट खोल देता हूँ। मेरे अकाउंट के अंदर कुछ ट्रेड चल रही होती है जो मेरी सारी लॉस पे गई होती है, क्योंकि उस दौरान बिटकॉइन नीचे गया हुआ था। वो सारी ट्रेड मेरी लॉस में क्लोज करता है। मेरी फ्यूचर्स की ट्रेड सारी लॉस में क्लोज करता है। मेरा पर्सनल नुकसान करता है। सारे टोकन जो मेरे पास डॉज, बिटकॉइन, इथीरियम, मेरे पास दर्जनों टोकन और पड़े हुए थे। ये सारी क्रिप्टो की ट्रेडिंग है और ये डकी भाई तो बहुत पुराने ट्रेडर हैं। ये तो स्टार्टिंग में भी ट्रेडिंग करते थे। जो इन्होंने कोर्स लॉन्च किया था उसमें भी ये क्लासेस दी थी डकी भाई ने ट्रेडिंग की, लेकिन फिर वो कोर्स लॉन्च हुआ नहीं। चले वो तो बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन ट्रेडर ये वाकई हैं सच्चे। सारे क्लोज करके उसको USDT में खुद कन्वर्ट करता है और वो कहता है कि ये USDT ट्रांसफर कर। मैंने कहा सर इसकी क्या वजह है, आपने मेरा पर्सनल लॉस भी कर दिया। कहता है कि तुझे अपना मसला हल करना है या नहीं करना। मैंने कहा कि सर लेकिन ये 3,26,000 USDT आपने ट्रांसफर क्यों करना है? जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन है आपके सामने, अकाउंट मैंने आपको दे दिया, उसका जीमेल मैंने आपको दे दिया, पासवर्ड मैंने आपको दे दिया, आपने ट्रांसफर इसको क्यों करना है? कहता है तुझे जितना कह रहे उतना कर। मेरी 15 मिनट उनके साथ बहस चलती रही कि सर ये पैसे ज्यादा हैं, मुझे आप थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन दे दें ताकि मैं मेंटली रिलैक्स रहूं, मुझे थोड़ा सा बता दें कि ये ट्रांसफर आपके पास क्यों करना है। मुझे आगे से ये कहता कि यार लगता है तुझे अपना मसला हल करने का शौक नहीं है। बीच में उसने मुझे बहाने लगाने शुरू कर दिए, यार क्योंकि तू हमारी कस्टडी में है कि तेरा अकाउंट की हैक ना हो जाए, जब तू यहाँ से फारिग होगा तू मुझे बता दी, मैं तुझे सेंड कर दूंगा। आइयो ने मुझे इस तरह की कहानी सुनाई शुरू कर दी। उसने मुझे एक अपना वॉलेट एड्रेस दिया। उसने कहा कि ये सारे पैसे इस पे ट्रांसफर कर। इसने मेरे से जबरदस्ती मेरा फेस ID, मेरा ऑथेंटिकेटर सारा लगा के इसने मेरे से जबरदस्ती 3,26,000 USDT, जिसकी PKR के अंदर वैल्यू बनती है 9 करोड़ पाकिस्तानी रुपया। किसी के अकाउंट से 9 करोड़ रुपया ट्रांसफर जब बंदा कर ले तो सोचो उसके दिल पे क्या गुजरेगा। अब जिस अकाउंट में, और एक और बात, 9 करोड़ में कितने सिफर होते हैं ये भी कमेंट में बताइए। उसने ट्रांसफर किया, क्या वो FIA का अकाउंट था? नहीं। क्या वो NCCIA का अकाउंट था? नहीं। क्या वो पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत या किसी KP की हुकूमत या किसी भी गवर्नमेंट के इदारे की हुकूमत का अकाउंट था? नहीं। क्या वो NAB का अकाउंट था? नहीं। क्या वो स्टेट बैंक का अकाउंट था? नहीं। क्या वो कोई ऐसा अकाउंट था जो कोर्ट की तरफ से जिसकी अप्रूवल मिली हो? नहीं। वो मेरे IO असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज साहब का अपना पर्सनल अकाउंट था, जिसके अंदर इन्होंने मेरे 9 करोड़ रुपया एस्टिमेटेड ट्रांसफर किया। ट्रांसफर करने के बाद उन्होंने वापस मुझे हवालात में बंद कर दिया। कोई रिसीविंग नहीं दी, मुझे उसकी कोई रीजनिंग नहीं दी, कोई सबूत ही नहीं है इस चीज का कि इन्होंने अपने पास ट्रांसफर किया। 8 बज जाते, 9 बज जाते, 10 बज जाते, 11 बज जाते, मेरे से सोया नहीं जाता। एक ऑफिसर एक मुलजिम को छोड़ने आता है हवालात, मैं फटाफट उठ के उससे पूछता हूँ, मैंने कहा सर आपके इस NCCIA इदारे के अंदर जब कोई क्रिप्टो का कोई रोला चलता है, कोई USDT का कोई रोला चलता है, तो उस पे क्या होता है? क्या उसको ट्रांसफर कर लिया जाता है? कहता मैंने कभी ऐसा सुना तो नहीं है। कहता क्यों, क्या हुआ है? मैंने उसको बताया। मैंने कहा IO ने मेरे 9 करोड़ रुपया USDT ट्रांसफर कर लिया अपने पास। कहता अच्छा, तो उसने आपको कोई रिसीविंग दी है? मैंने कहा नहीं। कहता ऐसा होता तो नहीं है वैसे, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं किसी से पूछ लूं। मैंने कहा जी पूछ ले, मैं बड़ा टेंशन में हुआ। उस पूरी रात मैं नहीं सोया। अगले दिन सुबह के कोई 10-11 बजे के करीब एक बंदा आता है, मुझे लेके जाता है ऊपर ऑफिस में। मुझे इतनी जोर का वो थप्पड़ लगाता है, मेरे ख्याल से मेरे पूरे 3 महीने के अंदर सबसे ज्यादा जोर का थप्पड़ वो वाला थप्पड़ था जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। क्योंकि वो मुझे बता के नहीं लगाया जाता, वो मेरे पीछे से लगाया जाता है, मेरे सर पे इतना बड़ा उस बंदे का हाथ होता है। मुझे इतनी जोर का थप्पड़ लगाते हैं, मेरे यहाँ से मेरे ज़ेन का मवाद, अंतरियां सारी मेरी आंखों से बाहर निकलने को करी। मैं इवन एक पॉइंट पे मेरा विजन ब्लरी हो गया, मेरा विजन काला हो गया, मैं बेहोश होने वाला। इतनी जोर का वो थप्पड़ था। उसने कहा कि हर चीज बतानी जरूरी होती है। मैंने कहा कि सर मेरे 9 करोड़ रुपया आप ट्रांसफर कर लो, मुझे उसकी कोई रीजनिंग ना दो, मुझे उसकी कोई से कह रहे हो कि बताना भी नहीं है। वाह, ना दो, मैं अपना मुंह कैसे बंद रखूं? इतनी सी बात उसने मुझे फिर से एक और थप्पड़ लगाया। मुझे IO के पास ले गया। IO कहता कि यार तुझे अपना मसला हल करने का शौक नहीं है। एडिशनल साहब बहुत नाराज है। मैंने कहा सर आपने 9 करोड़ रुपया मेरा ले लिया है, अभी मैं बात कर ही रहा था तो उसने इशारा किया कि इसको बंद कर दो। अब मुझे बंद कर दिया वापस हवालात में। कुछ टाइम के बाद जब मुझे फिर से इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गए तो ये जो मेरी 9 करोड़ रुपया जो इन्होंने ट्रांसफर किया है 3,26,000 USDT, ये बात पूरे डिपार्टमेंट के अंदर फैल चुकी थी। हर प्राइवेट मुलाजिम को पता है, हर ऑफिसर को पता है, हर IO को पता है, डिपार्टमेंट में हर एक बंदे को पता लग गया था कि ये इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो शुएब रियाज IO के अकाउंट में ट्रांसफर हुई है। IO ने सोचा इसने बात आउट कर दी है, सबको पता लग गया है। इन्होंने फटाफट क्या किया, उसकी रिकवरी डाल के कोर्ट में पेश कर दिया कि ये देखो हमने ये पैसे। शुएब रियाज को बंदा बोलेगा ये तुम्हारी अम्मी के पैसे थे, तुमने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए।
से बरामद किए हैं इससे, जबकि उन्होंने बरामद की इंटेंशन से वो ट्रांसफर अपने पास नहीं किए थे। इनकी ये इंटेंशन थी कि पैसा हम अपने पास ट्रांसफर कर लेते हैं, फिर इसमें से कोई इसको 20-30% वापस देके इससे डील करेंगे। ये इनकी शुरू की इंटेंशन थी, लेकिन मैंने डिपार्टमेंट में बात आउट कर दी। मैंने मार खा ली इसके बदले। मैंने कहा मुझे मारो जितना मारना है। डिपार्टमेंट में बात आउट कर दी। ये लोग घबरा के इन्होंने फटाफट कोर्ट में रिकवरी डाल दी, जिसकी वजह से मजबूरन एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब को दर्जनों पॉडकास्ट मजीद देने पड़े कि 3,26,000 हमने इस बंदे से बरामद कर लिया है, जबकि वो बरामदी की नीयत से ट्रांसफर नहीं किया गया। हाँ, वो तो मैंने डिपार्टमेंट में बात आउट कर दी, तो फिर आपको स्टोरी बनानी पड़ी इसकी। 3,20,25,000 USDT कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट कर दिए। ऐसे बंदे को निशाना इबरत बनाया जाए ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी बंदा अगर ऐसा कुछ सोचे तो उसे पता हो कि हमारे पास क्या हो। जब मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर से लेके गए तो वहां पे एक और बंदा आया था अपने काम से। मैं आप लोगों को उसका नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन हम लोग उसका नाम रख लेते हैं बिग ब्रदर। ये बिग ब्रदर जो है, कौन कौन बिग ब्रदर को जानता है और कौन कौन लव करता है बिग ब्रदर के साथ। बिग ब्रदर के लिए स्पेशल हार्ट बनाने हैं वीडियो में, कमेंट्स में जो हार्ट बना के जाने। आपने वीडियो के एंड तक याद रखना है। वो अपने किसी काम से आया था, उसने मुझे देखा, उसने मेरे से पूछा कि यार तेरे पे केस क्या है। मैंने कहा एप्लीकेशन प्रमोशन का केस है। तो कहता कि तेरा मैटर कहाँ तक पहुंचा है। मैंने कहा कि मैं तो पूरी तरह ताउन कर रहा हूँ, मैं तो सब कुछ इनको दे चुका हूँ, मुझे नहीं पता कि इनको अब मेरे से और क्या चाहिए, लेकिन मैं तो पूरी तरह इनके साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ। तो कहता अच्छा। तो उसे सारे लाया और कहता कि क्या ये लोग तेरे से कोई पैसे भी मांग रहे हैं। अब क्योंकि मैं अगर ये यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हुई, अगर डक्की भाई यहाँ पे बता देते कि हाँ उन्होंने मुझसे पैसे लिए, तो फिर ये जो 3 मंथ की जो जेल है ये नहीं काटनी पड़ी थी इनको। उस बंदे को पहली बार मिला हूँ, मैं नहीं जानता कि वो कौन है। मैंने उसको कहा कि नहीं, मेरे से कोई पैसे नहीं मांग रहा। उसने ऐसे सारा लाया, कहता अच्छा चल ठीक है, अच्छा लगा तेरे से मिलके। वो अपने कामों में लग गया। खैर मेरी इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने फिर से मुझे जेल में हवालात में बंद कर दिया। इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि हम इससे पैसे लें, हम इससे पैसे का पूछें। जब इनको आइडिया हुआ कि मैं इनको किसी भी तरह से एंटरटेन नहीं कर रहा, इन्होंने बहाने से मेरी फैमिली को बुला लिया। अरूब और मेरी अम्मा, उनको ये कह के बुलाया गया कि मेरी उनके साथ मुलाकात है। मुझे जब हवालात से ऊपर लेके गए तो अरूब बैठी हुई थी और उसकी इंटेरोगेशन हो रही थी। उसका मोबाइल जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हाथ में था। तो मैंने इन्वेस्टिगेशन